हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज हम यूनिट 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। यूनिट 4 क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन में दूंगा पहले तो यूनिट 4 का, कि यूनिट 4 में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है, ऐसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जब हम 3rd यूनिट पढ़ रहे थे तो मैग्नेट से ही रिलेटेड ये थोड़ी सी उसी से रिलेटेड यूनिट है, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट जो है वो थोड़े एडवांस लेवल के। ठीक है, तो ये यूनिट पढ़ने में मज़ा आएगा। कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो आपके लास्ट क्लासेस के इसमें लगने वाले हैं, जैसे कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इस यूनिट का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यूनिट का नाम यहाँ पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मैं लिख देता हूं हिंदी में भी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली होता क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली कुछ टॉपिक्स हमें याद आते हैं 10th क्लास के। जैसे कि 10th क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने एक लॉ दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो आपको याद होगा। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो हमने पढ़ा था उसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल। फैराडे ने वो लॉ किस रिस्पेक्ट में दिया था, क्यों ऐसा उसने बोला था, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हम स्टार्टिंग पॉइंट्स जो पढ़ने वाले हैं आज के जो टॉपिक्स हैं, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ पढ़ने वाले, दो लॉ दिए थे फैराडे ने, वो दोनों लॉ पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लेंज लॉ, लेंज का लॉ हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडक्शन के बारे में। इंडक्शन जिसके दो टाइप्स होते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फैराडेज लॉ से। फैराडे का लॉ क्या था, तो फैराडे ने सिंपल एक कंसीडर करते हुए, मतलब मैग्नेट को कंसीडर करते हुए एक लॉ दिया था। उन्होंने बोला था कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर रिमेंस चेंज बाय द रिजल्ट। हमें क्या मिलता है वहां पर, ईएमएफ मिलता है, मतलब बाय द रिजल्ट ईएमएफ विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ईएमएफ वगैरह तो सब ठीक है, ईएमएफ हम लास्ट क्लासेस में पढ़ के आएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहला डाउट तो हमारा क्या आता है कि फैराडे ने ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो नाम दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या है कि आप कभी एक पर्टिकुलर एरिया से, मान लो कि चुंबकीय किरणें जो है वो यहाँ से आप क्या करोगे, पास कराओगे। तो मैं एक पर्टिकुलर एरिया ले लेता हूँ कि इस पर मुझे क्या करना है, फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। मैं इस एरिया पर क्या करूंगा, फ्लक्स को कैलकुलेट करने वाला हूं। क्लियर है, आप इस पूरे बोर्ड पर क्या करोगे, मैग्नेटिक लाइंस को मतलब चुंबकीय किरणों को यहां से क्या कराओगे, चुंबकीय रेखाओं को पास कराओगे। जैसे ही चुंबकीय रेखाएं सब इससे पास होगी, मैं इस पर्टिकुलर एरिया पर क्या करने वाला हूं, फ्लक्स को निकालने वाला हूं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं शायद हिंदी में, हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो जब आप इस पूरे बोर्ड से चुंबकीय रेखाओं को पास करोगे, चुंबकीय रेखाएं यहां से गुजरेंगी, तब उस पॉइंट पर मैं इस एरिया पर क्या निकालूंगा, फ्लक्स निकालूंगा। अब जब सारी मैग्नेटिक लाइंस वहां से पास होंगी, तो जितनी मैग्नेटिक लाइंस इससे क्रॉस होंगी मैं उन पर ध्यान दूंगा केवल। ऐसे में इस बोर्ड से जितनी मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस हो रही है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ किस पर ध्यान दूंगा, इस पर्टिकुलर एरिया से जितनी मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस हो रही है, और उन मैग्नेटिक लाइंस पर ध्यान दूंगा जो इसके कैसे गिरेंगी, परपेंडिकुलर गिरेंगी। ऐसे में जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर गिरती हैं, मतलब नॉर्मल गिरती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी चुंबकीय रेखाएं इसके लंबवत गिरेंगी, इस पर्टिकुलर एरिया के इस क्षेत्रफल के लंबवत गिरेंगी, उन चुंबकीय रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। क्लियर है इतना। तो इस पर्टिकुलर एरिया की जितने भी लाइंस पर
परपेंडिकुलर गिरेंगी उन सारी लाइंस को मैं क्या बोलूंगा वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है इतना? ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। मैग्नेटिक फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा वो है फाई। फाई से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। फाई की वैल्यू क्या होती है, तो फाई इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया, मतलब दोनों का क्या होगा यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। आया समझ में? फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बनी है वो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी वहां पर एरिया। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्या हो जाएगा, एरिया। आया समझ में? मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है उसको आप क्लियर रखना। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पर। और मैग्नेटिक फ्लक्स में एक चीज क्लियर है कि हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, उन्हीं लाइंस को देखने वाले हैं जो कि परपेंडिकुलर गिरेंगी। ठीक है, उन लाइंस के बारे में बात करेंगे जो कि क्या होने वाली है वहां पर, परपेंडिकुलर गिरने वाली है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में ही हमने क्या पढ़ा फैराडे के लॉ में, whenever there is relative motion between coil and magnet then the magnetic flux linked with the conductor remains changed by the result we got EMF, मतलब as a result हमें क्या मिलता है वहां पर, EMF मिलता है। इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। 10th क्लास में जो हमने पढ़ा था सेम एज इट इज मैं यहाँ पर आपको रिपीट करवाने वाला हूँ। हाँ, तो मैं यही दो एग्जांपल लेता हूँ। देखो, मैं मानता हूँ कि ये क्या है, मैग्नेट है और ये क्या है, कॉइल है। ठीक है, कॉइल क्या होगी, ये कोई सा भी कंडक्टर कैसा भी चालक हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉइल है और ये क्या है, मैग्नेट है। मैग्नेट मतलब चुंबक। जब मैं इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन करवाता हूँ, मतलब इन दोनों के आसपास किसी भी तरीके की गति करवाता हूँ, संबंधित गति, मतलब इन दोनों के आसपास में, इन दोनों के संबंध में अगर कोई भी गति करवाता हूँ तो यहाँ पर होगा क्या फिनोमेना, आप ध्यान से देखना कि मैग्नेट में हमेशा आसपास इसकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, इस चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह क्या होती है, चुंबकीय रेखाएं। चुंबकीय रेखाएं एक पोल से दूसरे पोल की तरफ गमन करती है। ठीक है, चुंबकीय रेखाएं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की तरफ क्या करती है, वहां पर गमन करती है। इसी वजह से वहां पर क्या बनी रहती है, मैग्नेटिक फील्ड बनी रहती है। अब जब मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेकर आऊंगा कॉइल के, तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस किससे टकराएंगी, इस मैग्नेट से टकराएंगी। अब मैग्नेट के जो मैग्नेटिक लाइंस परपेंडिकुलर टकराएंगी, मतलब जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस चुंबकीय रेखाएं इस मैग्नेट के पैरेलल टकराएंगी, कॉइल के पैरेलल टकराएंगी, गलत बोल रहा हूं मैं, सॉरी, जितनी भी चुंबकीय रेखाएं इस कॉइल के लंबवत टकराएंगी, मतलब परपेंडिकुलर टकराएंगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर लेना। वो थोड़ा सा मैंने मिस्टेक करके बोल दिया था कि ये मैग्नेट है, ये कॉइल है। जब भी आप यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस होगी और मैं कॉइल को इसके पास लेकर आता हूँ, तो यही मैग्नेटिक लाइंस किससे टकराएंगी, इस कॉइल से। और मैग्नेटिक लाइंस जब इस कॉइल से टकराएंगी तो हो सकता है वहां पर कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कैसी टकराए, परपेंडिकुलर टकराए। अगर मैं इस मोशन को चेंज करता रहूंगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आते रहेंगे। कभी इस पे ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस आएंगी और परपेंडिकुलर टकराएंगी, कभी इस पर कम मैग्नेटिक लाइंस आकर परपेंडिकुलर टकराएंगी। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भी इन दोनों के बीच में मोशन होता है तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में वहां पर क्या आते रहेंगे, चेंजेस आते रहेंगे, और इसी चेंज की वजह से वहां पर क्या इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, ऐसा आप बोल सकते हो ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्लियर है? यहाँ पर क्या बोला मैंने कि जब भी आप कोई कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन करोगे तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएंगे, दोनों के बीच चेंजेस आएंगे, और उसी चेंज की वजह से यहाँ पर क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसका मतलब क्या है, ईएमएफ और करंट आप कुछ भी बोल सकते हो। आप ईएमएफ भी बोल सकते हो या फिर आप क्या बोल सकते हो, करंट इंड्यूस होगा। फैराडे का फर्स्ट लॉ बेसिकली यही एक्सप्लेनेशन था। उन्होंने सिंपली यही बोला कि जब भी आप कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन करोगे तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे तो उसकी वजह से वहां पर करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ था फैराडे का। सेकंड लॉ उन्होंने क्या बोला, सेकंड लॉ फैराडे के सेकंड लॉ में उन्होंने बोला कि यहाँ पर सेकंड लॉ थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर टिपिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दोनों चीजों के बीच में रिलेशन को बताया था। उन्होंने रिलेशन को बताया था किसके बीच में,
ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच। सेकंड लॉ के हिसाब से, फैराडे के सेकंड लॉ में उन्होंने बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। क्या बोला उन्होंने कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे उतना ज्यादा वहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मतलब दोनों क्या एक दूसरे के समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर चेंज को बढ़ाता हूँ, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में जितने ज्यादा चेंजेस आएंगे, मोशन में कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स में बहुत ज्यादा अगर चेंजेस आएंगे तो ईएमएफ बहुत जल्दी बढ़ेगा। ऐसा में ईएमएफ वहां पर ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर चेंजेस कम आएंगे, मान लिया कि यहाँ पर चेंजेस क्या है, कम आए, तो ईएमएफ भी यहाँ पर क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। आया समझ में? तो इसी तरीके से ये क्या था, फैराडे का सेकंड लॉ था। फैराडे के सेकंड लॉ में उसने सिंपली यही बोला था कि जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ के। अब हमें पता ही है ये तो कि प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसे मैं क्या बोलता हूं k, और यहां पर क्या हो जाएगा e। अब ध्यान रखना यहां पर कांस्टेंट k नहीं लगता, यहां पर कांस्टेंट लगता है -k। ऐसा में यहां पर लिख देना -k या फिर सिर्फ k इज अ कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है यहाँ पर k एक कांस्टेंट है, k एक स्थिरांक है जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का स्थिरांक कहा गया। ठीक है, तो d∅dt -k और इनटू में हो जाएगा e। -k क्यों आया तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब d∅dt क्या हो गया, -ke। इन ऑल सिस्टम्स हर सिस्टम की बात करते हैं तो k की वैल्यू वहां पर क्या होती है, 1 होती है। अगर k की वैल्यू 1 है तो d∅dt क्या हो जाएगा, -e, और यू कैन से दैट -d∅dt e। ऐसे में आप दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन को यूज कर सकते हो। ये क्या है, बेसिकली फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ध्यान देना इस लॉ पर, क्योंकि यही लॉ अगर आपने समझ लिया तो आपके आधे से ज्यादा कंसेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। आपको आगे ना म्यूचुअल इंडक्शन में ज्यादा दिक्कत आएगी, ना सेल्फ इंडक्शन में दिक्कत आएगी, किसी भी इंडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्रेरण में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी अगर आपने फैराडे के लॉ अच्छे से समझ लिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ एक बार मैं रिपीट करता हूँ। व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, मैग्नेट और कॉइल के बीच में अगर कभी भी वहां पर अगर मोशन होता है, गति होती है उनके आसपास, तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में चेंजेस आएंगे और उसी चेंज की वजह से वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, क्या उत्पन्न होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट या फिर आप बोल सकते हो विद्युत वाहक बल, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, सेकंड लॉ में उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब जिस दर से मैग्नेटिक फ्लक्स में वहां पर परिवर्तन आ रहा है वो दर के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती क्या होगा, विद्युत वाहक बल। तो इसलिए हमने लिखा है d∅dt इज प्रोपोर्शनल टू e। हमने यहाँ पर सिंपली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर एक कांस्टेंट लगाया है k, जहाँ पर k की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -e इज इक्वल टू d∅dt, या फिर आप लिख सकते हो -d∅dt इज इक्वल टू e। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फैराडे ने जो लॉ दिया था, फैराडे का ये लॉ तो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे फैराडे के दोनों लॉ हमने यहाँ पर समझ लिए, पहला लॉ और सेकंड लॉ। आपको इसको ध्यान में रखना। ठीक है, d∅dt इज इक्वल टू क्या होता है, -e, और d∅ dt इज प्रोपोर्शनल टू e। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। d∅dt is equal to -e, ये हमने देखा। अब यहाँ पर फैराडे ने जब ये दोनों लॉ दिए तो ये दोनों लॉ तो सक्सेसफुल थे, तभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर -e का मतलब क्या हुआ, -e का एक्सप्लेनेशन वहां पर कोई नहीं दे पाया। ठीक है, अब -e का एक्सप्लेनेशन देने एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेंज। लेंज ने एक्सप्लेनेशन दिया -e का, और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी उनके स्टेटमेंट से हो गई थी। वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लेंज का स्टेटमेंट क्या था, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो सब यही बोलेंगे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक टैगलाइन है जिससे आप
आपको याद है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लेंस स्टेटमेंट पूछता हूँ कि लेंस का स्टेटमेंट क्या था, तो वो भी सिंपली एक कोटेड लाइन है जो कि ये है, इट opposes the cause which produce it। क्या बोला है उसमें, it opposes the cause which produce it। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है किसका, लेंस लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट opposes the cause which produce it। मतलब आप डायरेक्शन जो है ईएमएफ की उसको इस स्टेटमेंट से क्या कर सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो, जो कि क्या बोलता है, इट opposes the cause which produce it। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो बेसिकली इसमें बताया क्या है, हमें ये लाइन तो समझ में आ गई कि वो क्या करता है, अपोज करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया, लेकिन वो बात किसकी कर रहा है, वहां पर वो बात कर रहे हैं इस ईएमएफ की। ठीक है, देखो ईएमएफ में यहाँ पर हुआ क्या, तो फैराडे ने ये बोला कि जब भी कॉइल और मैग्नेट आपस में रिलेटिव मोशन करेंगे तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे और ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वहां पर लेंस ने बोला कि इट opposes the cause which produce it, मतलब जो भी वहां पर ईएमएफ बना है उसकी जो डायरेक्शन होगी जहां से वो प्रोड्यूस हुआ है उसके अपोजिट होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से सुनना कि ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी तो जहां से वो बना है उसके अपोजिट डायरेक्शन होने वाली है ईएमएफ की, इसलिए यहां पर ईएमएफ को हमने क्या लिखा है, माइनस ई। आया समझ में, माइनस ई क्यों लिखा है, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन होगी वहां पर वो क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, वहां पर विपरीत होगी, जहां से वो बना है उसके विपरीत होगी। अगर यहां पर वो बना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होगा, ईएमएफ बनेगा। आया समझ में, तो ये बेसिकली लेंस का स्टेटमेंट था कि इट opposes the cause which produced it, जहां से वो प्रोड्यूस हुआ है उस कॉज को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। इसीलिए यहाँ पर ईएमएफ क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, और इसी माइनस ई को क्या बोला जाता है, बैक ईएमएफ, विपरीत विद्युत वाहक बल। आप इसको विपरीत विद्युत वाहक बल भी बोल सकते हो या फिर बैक ईएमएफ आप इसको बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जहां पर फ्लक्स में चेंजेस आए हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है किसकी, ई। क्लियर है इतना, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने एक पॉइंट आपको और बोला था कि यहाँ पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी बेसिकली क्या हुई थी, तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इट opposes the cause which produce it, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, प्रोड्यूस इट, इसने सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी वहां पर बनाई थी। कैसे बनाई थी, तो इसने बोला कि इट opposes the cause which produce it। प्रोड्यूस इट का मतलब क्या है, वहां पर बना है। ठीक है, अब बना क्या है वहां पर, ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोलते हैं तो ईएमएफ को क्या बोला जा सकता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है, एनर्जी है। और आप बोल रहे हो, मतलब लेंस बोल रहा है कि एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, जो कि सरासर गलत है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी ना ही क्रिएट होगी ना ही डिस्ट्रॉय होगी। और इसने क्या बोला, यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। प्रोड्यूस हुआ मतलब क्या, कि बना है, बन तो सकता ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन आता है सिंपली, और पूछा भी गया है एक दो बार, कि लेंस लॉ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी के इक्विवेलेंट है या नहीं। मतलब लेंस लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है या अपोजिट है, क्योंकि एक ना एक कोई यहाँ पर गलत होगा, या तो लेंस गलत होगा या तो वहां पर क्या गलत होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत होगा। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होगी, और यहाँ पर लेंस नाम के साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि इट opposes the cause which produced it, मतलब प्रोड्यूस्ड इट का मतलब क्या है कि यहाँ पर एनर्जी बनी है। तो ये इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, जब ये कंट्रोवर्सी चली तो लेंस ने अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन में उन्होंने सारी चीजों को क्लियर कर दिया। उन्होंने बहुत सारी चीजों को क्लियर किया, जैसे कि पहली चीज जो उन्होंने बताई वो उन्होंने बताई कि मेरा लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ और मेरा लॉ ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है ये हम समझते हैं। तो देखो, लेंस ने बोला कि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस जरूर हुई है। ठीक है, उन्होंने बोला कि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, मैंने वर्ड यूज किया है प्रोड्यूस। ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, लेकिन वो कहीं पर क्रिएट नहीं हुई, वहां पर क्या हुआ है, वो
चेंज से एनर्जी बनी। ठीक है, चेंज से एनर्जी सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक तरीके से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। तो कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, बोला कि जब एक मैग्नेट को और दूसरे मैग्नेट को, इन दोनों के मैं क्या करता हूँ, इसका साउथ पोल और इसका साउथ पोल, एक को जब मैं पास लेकर आता हूँ, ठीक है, पास लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर एक साउथ पोल दोनों एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, मतलब उन दोनों के बीच कैसा बल लगना चाहिए, प्रत्याकर्षण का बल लगना चाहिए। लेकिन मैं वहां पर वर्क कर रहा हूँ उस प्रत्याकर्षण बल के अगेंस्ट, ठीक है, उस बल के विपरीत में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। जब मैं इन दोनों पोल्स को दूर लेकर जाता हूँ, तो एक साउथ पोल तो ठीक है, जब दूसरे पोल को मैं दूर लेकर जाता हूँ, तो ये वाला जो पोल है वो किसकी तरह एक्ट करता है, नॉर्थ पोल के जैसा, ठीक है, नॉर्थ पोल के जैसे एक्ट करता है। और मैं जब इसको दूर ले जा रहा हूँ, तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मैं कार्य किसके विपरीत कर रहा हूँ, वहां पर फोर्स के विपरीत कर रहा हूँ। और कार्य से ही क्या बनती है, एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मैं यहाँ पर किसी फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क कर रहा हूँ, तो वही मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वहां पर कन्वर्ट हो रही है। आया समझ में? इसका जो एक्सप्लेनेशन है, एक बार आप अच्छे से पढ़ना उसको, अगर उसमें कोई डाउट आता है तो मुझसे एक बार इसको वापस से कंसल्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर जो एनर्जी है वो सिंपली क्या है, वहां पर कन्वर्जन हुआ है उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। जैसा कि उसने बताया कि यहाँ पर जो हम वर्क कर रहे हैं, जैसे ही मैं मैग्नेट को और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करता हूँ, तो वहां पर दोनों टाइप से वर्क हो रहा है। एक तो अट्रैक्शन के भी अपोजिट हो रहा है और रिपल्शन के भी अपोजिट हो रहा है। तो इस तरीके से जब वहां पर ये वर्क चेंज होते रहेंगे, और यही वर्क किसमें चेंज हो रहा है, फिर वहां पर एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से जो लेंज लॉ था वो बिल्कुल इक्विवेलेंट था इसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। क्लियर है इतना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लेंज लॉ क्या है, वहां पर इक्विवेलेंट है। आया समझ में? अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले थे, ये दो टॉपिक हमारे हो गए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड सेकंड लॉ हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, लेंज का लॉ पढ़ा, जो कि इक्विवेलेंट देखा हमने, एनर्जी के इक्विवेलेंट है वो, ठीक है। अब अगले जो लॉ हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडक्शन, ठीक है। बेसिकली इंडक्शन क्या होता है ये हम देखेंगे। तो लेंज का लॉ और यहाँ पर इंडक्शन, वेट अ सेकंड, हाँ, इंडक्शन जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंडक्शन, बेसिकली इंडक्शन का लॉ क्या है, सेल्फ इंडक्शन क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन बेसिकली क्या है, दो टाइप के इंडक्शन होते हैं, एक होता है सेल्फ और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को स्वप्रेरण बोला जाता है, प्रेरण इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन को क्या बोला जाता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। म्यूचुअल इंडक्शन को बोला जाता है अन्योन्य, हाँ, थोड़ा सा अजीब नाम है, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, इंडक्शन। क्लियर है इतना? सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो सेल्फ इंडक्शन का क्या काम है, यहाँ पर इसको ध्यान से समझना। आज मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, डेरिवेशन हम इनके नहीं पढ़ेंगे, सिंपली हम डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन के डेफिनेशन हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन बेसिकली क्या है देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक कॉइल लेता हूँ, सिंपली मैंने एक कंडक्टर लिया है सामान, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ, देखो इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता हूँ, आई करंट का मैंने फ्लो किया। अब देखना यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन का मतलब है एक ही कॉइल हमने ली है और उसी में क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है, मतलब उसी में प्रेरण हो रहा है। प्रेरण किसका, इंडक्शन किसका, तो ईएमएफ का इंडक्शन वहां पर हो रहा है उसी सेम कॉइल में। अगर एक ही कॉइल में हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करें और उसी में हमें इंडक्शन देखने को मिल जाए तो उसे हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। और एक कॉइल में हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करें और उसकी वजह से दूसरी कॉइल में हमें इंडक्शन देखने को मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हमेशा दो कॉइल्स के बीच में होता है, जबकि सेल्फ इंडक्शन सिर्फ एक कॉइल में होता है। आया समझ में? तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करूंगा और आपको पता ही है कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आया समझ में कि अगर किसी भी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करोगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब देखो अगर इसमें रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड में और यहाँ पर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक
फ्लक्स में चेंजेस की वजह से यहाँ पर क्या इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा, या फिर आप बोल सकते हो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर सारी चीजें किसमें हो रही है, एक ही कॉइल में हो रही है। ऐसे में जितनी भी चीजें यहाँ पर वो किसमें हो रही है, एक ही कॉइल में हो रही है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, फ्लक्स बन रहा है, फ्लक्स की वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट, या फिर आप बोल सकते हो कि जितना फ्लक्स यहाँ पर, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करोगे उतना ज्यादा वहां पर फ्लक्स मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करेंगे तो इसके आसपास क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर है इतना? तो हम एक ही कॉइल पर डिपेंडेंट है इंडक्शन के लिए, इसलिए इस इंडक्शन को क्या बोला जाता है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन बेसिकली क्या है, अगर हम एक नॉर्मल प्रिंसिपल से समझते हैं तो सेल्फ इंडक्शन यहाँ पर फाई जो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के। आई मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसे मैं एल बोलता हूँ, एल, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई। ये एक फॉर्मूला है, तो इसे आप याद रखना कि फाई इक्वल टू क्या होता है, एल इनटू आई होता है। अगर मैं यहाँ पर एल की बात करता हूँ तो एल इज अ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन का कोएफिशिएंट है यहाँ पर क्या, एल। कोएफिशिएंट को हम हिंदी में बोलते हैं, 2 मिनट, गुणांक। ठीक है, यहाँ पर स्वप्रेरण का गुणांक क्या है, हाँ, स्वप्रेरण का गुणांक क्या है यहाँ पर, एल। क्लियर है इतना? तो फाई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, एल इनटू आई। अब देखना, फाई इक्वल टू उसने बोला है एल इनटू आई। आई को अगर मैं करंट उस कॉइल में, जो जिस कॉइल में मैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर रहा था, वहां पर अगर आई में एक आई इक्वल टू 1 एम्पियर दे देता हूँ, मैं करंट कितना फ्लो कर रहा हूँ, मात्र 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बराबर हो जाएगा अगर कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो ये एक डेफिनेशन बन गई कि L की जो वैल्यू है वो फाई के बराबर हो जाएगी। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन द सेम कॉइल। उस कॉइल में जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तब फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L। क्लियर है इतना? ये बेसिकली क्या है, एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है इसका, इतना आप नोट कर लेना। इसके आगे हम बढ़ते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, फाई इक्वल टू क्या होता है, L इनटू आई। देखो, सेल्फ इंडक्शन में यहां तक लिखने के बाद अब आगे हम जो देखते हैं, वी आल्सो नो दैट, हमें और पता है, क्या पता है हमें पता है कि d फाई बाय dt जो होता है वो किसके बराबर होता है, E के। या फिर हम बोल सकते हैं E बराबर क्या होता है, E बराबर यहाँ पर क्या होता है, d फाई बाय dt। क्लियर है? E बराबर क्या हो जाएगा, d फाई बाय dt। तो अगर मैं यहाँ पर फाई की वैल्यू लिखता हूँ तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d L इनटू I अपॉन में dt। यहाँ पर माइनस ही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर L क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं कांस्टेंट को बाहर लिखता हूँ। तो माइनस E इज इक्वल टू L di बाय dt। ठीक है, di बाय dt। I का मैं क्या करूँ, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन ऐसा करूंगा तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोट करता हूँ। उसने क्या बोला है, di बाय dt, मतलब कितने टाइम में कितना करंट। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ if 1 एम्पियर फॉर 1 सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, di बाय dt। मतलब टाइम मैंने दे दिया 1 सेकंड और करंट मैंने दे दिया 1 एम्पियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ई इज इक्वल टू L इनटू 1। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस। The coefficient of self induction will be equal to the back EMF produced in coil when 1 ampere current for 1 second is flowing in the coil। अगर कॉइल में 1 एम्पियर 1 सेकंड के लिए करंट का, विद्युत धारा का हम प्रवाह करेंगे तो वहां पर स्वप्रेरण का गुणांक
यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन जो है हमारा कंप्लीट होता है। सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक यहीं तक है। अब इसके बाद सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड एक डेरिवेशन है, तो वो हम अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। एक बार कल के लिए होमवर्क आपका ये कि सिंपली ये तो आप नोट करोगे, बुक में एक बार आप सेल्फ इंडक्शन अच्छे से पढ़ लेना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अच्छे से पढ़ लेना, लेंज लॉ और उसका एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो उस डेरिवेशन में हम देखेंगे एक म्यूचुअल इंडक्शन का और सेल्फ इंडक्शन का, दोनों का हम वहां पर डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।